दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज ले रखा है। और ये चार्ज मैं बता रहा हूँ जैसे कि जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको कि एक सर्कल में है, जैसे कह रहा है दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, और दोनों की मास दी हुई है स्मॉल m, और दोनों रिवॉल्व कर रही है एक सर्कल में जिसकी रेडियस क्या है, r है, अंडर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ में बना देता हूँ। सबसे पहले कि मान लो कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है, और इसमें जो रेडियस है वो r रेडियस है इसका, और इस पे दो चार्जेस हैं, है ना, दो चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस को यहाँ पे दिखा देते हैं। एक मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरी तरफ इस तरफ मैं ले लेता हूँ कि माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग सकती है, क्योंकि दोनों क्या करेगा, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ लगेगा यहाँ पे। तो ऐसे अब इसी अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि इसको क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसको एक वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी इसको इस डायरेक्शन में मिल जाती है, और इसको एक इस तरह की वेलोसिटी मिल जाती है v। अब इस वेलोसिटी के कारण क्या होता है कि इसी पाथ पे ये जो है ये घूमने लग जाता है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये देखो यहाँ पे बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस दोनों चार्ज पार्टिकल को दूर नहीं जाने दे रहा, ना इसको इस तरफ जाने दे रहा है, ना इसको दूसरी तरफ जाने दे रहा है। तो ये दूर नहीं जाने दे रहा, इसलिए ये इसी पाथ पे जो है ये इस तरह से घूमने के लिए। तो अब देखो ये जिस तरह से सेंटीपीटल फोर्स होती है, जैसे सेंटीपीटल फोर्स में क्या होता है, जो ना अपने पाथ पे ही मूव करता रहता है ना। तो जैसे सैटेलाइट में होता है, सोलर सिस्टम में होता है कि सन के अराउंड सारा जो आपका जो भी सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता रहता है, तो वहां पे भी हमारा क्या लगता है, एक सेंटीपीटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे भी एक सर्कुलर पाथ में दोनों चार्ज पार्टिकल एक तरफ से अपनी तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के भी इस पाथ में मूव कर रहा है, और इसके साथ साथ इसमें चूंकि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसलिए इसमें सेंटीपीटल फोर्स भी वो लगेगा। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे सबकी वेलोसिटी जो है, इसकी दोनों की वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि ईच ऑफ मास m, क्वेश्चन में आपके पास क्लियर दिया हुआ है कि हर एक का मास जो है m है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसका मतलब ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसका भी मास m है, और दूसरा वाला भी जो चार्ज पार्टिकल आपको दिया हुआ है इसका भी मास m ही है। देखिए हमें एक एक को लेकर डिस्कस करना है, ठीक है, कि एक तो इस पे लगने वाला सेंटीपीटल फोर्स के बारे में देखना है, और अगर आप ये भी देखो कि अगर ये दोनों एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता चार्ज पार्टिकल के कारण, तो ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो ना, ये वेलोसिटी के कारण ये क्या होता है, ये इसी पाथ पे आगे की तरफ चला जाता है। तब तो ये बना हुआ ही नहीं रहता इस पाथ के लिए, तो ये बिल्कुल इस तरफ और ये वाला भी इस तरफ चला जाता है। लेकिन ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे इसी पाथ में फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को हर पाथ पे चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है।
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2r। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका 2r। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, जो इस तरफ लग रहा है, ये लगेगा F इक्वल टू के, इससे नहीं दिख रहा, ब्लैक से ही लिख लेते हैं, है ना। जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू के Q1, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस आपका R, तो R स्क्वायर ये फोर्स लगेगा। ठीक है, और सेंटीपीटल फोर्स जो लग रहा है इसका, वो सेंटीपीटल फोर्स क्या होता है, सेंटीपीटल फोर्स लगता है mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस वन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये रख दिया आपने। ठीक है, अब ये कहा जा सकता है कि दोनों को देख के कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम के केस में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता होगा। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम का केस लगेगा, तो यहाँ पे मैं इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दोनों को इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम ये क्या होगा, ये mv स्क्वायर बाय r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सेंटीपीटल फोर्स यहाँ पे क्या है आपका, ये mv स्क्वायर अपॉन r, दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे के एक का भी चार्ज q है, दूसरे का भी q ही है, चार्ज दोनों का q इंटू q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो मैंने दिखाया यहाँ पे ये 2r का है, तो 2r का स्क्वायर, ये 2r का स्क्वायर इस तरह से निकाल दिया हमने। और यहाँ आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू के q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। एक r से r, देखो यहाँ पे एक r है, सिंगल r है, ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो mv स्क्वायर बाय r जो आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये mv स्क्वायर सिर्फ ले, बाय r तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि r एक r यहाँ से कैंसिल कर दिया है मैंने, तो सिर्फ mv स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4r, है ना। तो दिस वन इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4r। और आप वेलोसिटी का देखो तो वेलोसिटी को हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे आप कर लो, साइड में कर दो। तो v स्क्वायर अगर मैं बोलूँ कि v स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू m इसके नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट q, बाहर आएगा q बाय 2 बाहर हो जाएगा, वो होगा k, यहाँ पे आ जाएगा k m
नीचे में आपका m रहेगा k बाय m इंटू आर, ये रहेगा। इस तरह से ये स्पीड आपकी यहाँ से आप निकाल सकते हो इस मेथड से। दूसरे वाले में आपको कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, मान लो पहले का काइनेटिक एनर्जी जैसे v तो निकल गया है और इवन v स्क्वायर भी हमें पता है, तो पहले का काइनेटिक एनर्जी इसी से हाफ mv स्क्वायर करके निकाल लेंगे, और दूसरे का भी हाफ mv स्क्वायर इसी मेथड से, चूंकि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, तो दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर और प्लस हाफ mv स्क्वायर, चूंकि दोनों हमारे पास सिस्टम का रहा है, सिस्टम मतलब दोनों को लेके चलना पड़ेगा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे आएगा। एक बार देख लेते हैं इसको भी, कि जैसे मान लो आपका काइनेटिक एनर्जी अगर पहले वाले की बात करें तो जैसे हाफ mv स्क्वायर तो आप लिखोगे ही, है ना, तो हाफ mv स्क्वायर आपने लिख दिया, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हाफ m और v स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो ये k q स्क्वायर अपॉन 4m और r ये आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 4 मतलब 1/8, और m और m तो आपका कैंसिल हो रहा है, k क्यू स्क्वायर अपॉन में r, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पहले वाले के लिए, ठीक है ना, ऑफ सिस्टम। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 1/8 k मतलब k क्यू स्क्वायर अपॉन r मतलब 1/4 k क्यू स्क्वायर बाय r, यही आया ना आपका भी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो फॉर्मूला, इसके लिए वहां पे जो फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r, उसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि ये यहाँ पे हो जाएगा k q1 q2, तो q1 और q2 एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो माइनस में आगे कर देता हूँ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला दोनों हो गया, अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो तो आपका r ही है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r का है, तो यहाँ पे आप 2r लिख लोगे, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। क्या आ जाएगा, मतलब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, तो ये ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और कोई फोर्स तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। तो हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब टोटल एनर्जी की बात की जाएगी, ठीक है ना, मतलब टोटल मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों ही इसमें होगा, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं, करके देखो एक बार। यहाँ पे अगर लिखे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इसको दिस वन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो एक तो आप यहाँ पे ये देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे। तो कहने की बात है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों ऑफ होल सिस्टम, अब पूरे सिस्टम की बात की जाएगी, मतलब पूरे सिस्टम में दोनों ही आ जाएंगे ऑफ होल सिस्टम। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात की आपने, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे देखा k क्यूब स्क्वायर बाय 2r आया था, तो माइनस में आया था, माइनस k क्यू स्क्वायर बाय 2r यही आया था, और k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, ठीक है। दोनों का एलसीएम आप ले लो, देखो यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पता है एलसीएम वगैरह तो ले रखा है आपने। दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो देख लो, k क्यू स्क्वायर बाय r दोनों में कॉमन आएगा, तो अंदर में आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे -1/2 और ये +1/4 इस तरह का आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे
-1/2 प्लस 1/4, तो दिस वन इज इक्वल टू -1/4 के क्यू स्क्वायर, है ना, अपॉन आर। ये टोटल एनर्जी सिस्टम के लिए आएगा, माइनस में ही आएगा, आपका भी यही आ रहा होगा। देखो एक बार अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे हमारे पास निगेटिव आया था, तो निगेटिव टोटल एनर्जी अगर आपको याद होगा तो ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन में टोटल एनर्जी जो आती थी ना, तो वो टोटल एनर्जी निगेटिव में आया करती थी। निगेटिव में आने का मतलब ये होता है कि वो जो दोनों सिस्टम है एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो वो अब एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन बहुत बार अगर मान लो कभी कभी सवाल ये आता है कि टोटल एनर्जी अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो तब ये एक दूसरे को छोड़ के चला जाएगा, तब ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है निगेटिव में नहीं आएगी। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुका है। ऐसा आपने पूछा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो पॉजिटिव आएगा तो 100% ये एक दूसरे को तुरंत छोड़ के चला जाएगा। देता हूँ एक बार, क्लियर तो है ही, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, मास दे दिया गया है यहाँ पे, मास ऑफ बुलेट दिस इज 2 ग्राम, और अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें तो 2 × 10⁻³ kg में हमने कन्वर्ट कर लिया। मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, अभी मैं v लिखता हूँ यहाँ पे, v = 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द बुलेट हैज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, जो चार्ज दे दी गई है बुलेट की, चार्ज यहाँ पे दे दी गई है बुलेट की 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो दैट मीन्स 10⁻⁶ कूलम, थ्रू व्हाट पोटेंशियल इट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर द सेम स्पीड। मतलब ये जब रेस्ट से चल रहा है, इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल स्पीड जो रही होगी वो 0 की रही होगी, 0 मीटर पर सेकेंड की, और बाद में जो ये हो गई होगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई होगी। तो ये कह रहा है कि ये कैसे हुई होगी, तो यहाँ पे कह रहा है कि आखिर आपने, नेचुरल सी बात है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल, मतलब कुछ ऐसा पोटेंशियल यहाँ पे आपने डेवलप किया होगा जिसके कारण इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आया। पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी और अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई, और वो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका पोटेंशियल में कुछ चेंजेस लाया होगा आपने, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी में ये डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी में अगर डिफरेंस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है ये बॉडी, और एक्सेलरेट हो रहा है, या दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो एक हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था, तो उसका फार्मूला होता था U = Q × V। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ करता था, इससे पहले वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। मान लो क्वेश्चन में जैसे आपके पास क्या होता था, ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कि मान लो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दे दी गई, इस तरह से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आप एक बुलेट यूज कर रहे हो। इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कर रहे हो, एक मान लो यहाँ पे बुलेट दिखा दिया जिसपे आपने चार्ज दिखा दिया 2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो अब इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हमने तो देखा भाई एक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी सेटअप होती है वो ये वाली होती थी। तो अब इसी पोटेंशियल के कारण क्या होता है कि इसमें इसको काइनेटिक एनर्जी बुलेट को यहाँ पे मिलती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी देखते हैं ये Q × V के फॉर्म में, तो ये V हमें देखना होगा। तो ये जो पोटेंशियल है ये कितना है, ये हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देखिए इस पोटेंशियल को, यही पोटेंशियल, इसका मतलब आप यहाँ पे क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाता है कि जितनी पोटेंशियल डेवलप हो रही होगी वही रिस्पॉन्सिबल रहा होगा इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। कि मान लो यहाँ पे देखो
हम पहले निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस वन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यूबी कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो ना हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो हाफ एम वी वन स्क्वायर। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो स्टार्टिंग में ये 0 दे रहा था, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है ना, जब तक ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब तक के लिए पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्यू वी ये वाली रहेगी। तो आप यहाँ पे क्यू वी लिखने वाले हो। और मान लो अगर ये बुलेट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया, इधर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाने पे इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। तो उस समय में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एक ही रहेगी, क्यूवी की रहेगी। तो यहाँ पे हमने इनिशियल वाली। हाँ, तो अब ये दो चीज हमारे पास है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालने वाले हैं, इसको इक्वेट करेंगे। मतलब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू को मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो देखो ये क्या आ रहा है, हाफ मास कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर मास के बाद 2 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 8। ये 10 का स्क्वायर कर लो और ये चार्ज है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू वी, है ना। अब ये देखो यहाँ पे कितना कितना बच रहा है वो सारा देख लो आप। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 10 पावर माइनस 6 है और ये 3 है, ये 2 है, इस तरह से ये सारा है। तो अगर ये मान लो माइनस 6 वाला इसके नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 5 बनेगा टोटल 10 टू द पावर 5, 10 पावर 5 बनेगा, ठीक है। इसको मैं दिस वन इज इक्वल टू लिख लो, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो आपके पास टोटल v इक्वल टू जो आएगा 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स ये कर लो आप। जो v है वो तो हमें गिवन है ना, जो राइट साइड आपने v लिखा है। नहीं, v तो आपका ये वाला है ना, पोटेंशियल वाला, ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल का है। पोटेंशियल तो हमें निकालना है ना यहाँ पे। हाँ। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 इंटू 10 पावर 4 ऐसा अपॉन 2, तो ये कैंसिल होगा तो 5 इंटू 10 पावर 4। अब ये जो है ये तो वोल्ट है आपका, इतना वोल्ट आपने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एक आपका यहाँ पे सवाल रह गया है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इस दोनों का जब आप यहाँ पे निकाल रहे हो तो दोनों की मॉड निकालोगे। यहाँ पे देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो निकालोगे तो इसका मॉड निकालोगे, ये दोनों का मॉड, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड की बात होगी यहाँ पे, न कि किसकी कोई पोजीशन, मतलब कोई ऐसा डायरेक्शन है। तो दोनों का मॉड अगर होता है तो ये निगेटिव भी आएगा तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। कोई भी कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में एटम्स की जो पोजीशन होगी वो एटम की पोजीशन कैसी रही होगी। तो एटम इस तरह से, इस तरह से, तो एटम इस तरह से इसमें बटा हुआ होगा एटम। देखो अगर किसी भी कंडक्टर की बात करें और उसमें एटम जो ओरिएंटेड होता है, किस तरह से ओरिएंटेड होता है कंडक्टर में, कुछ इसी तरह से एटम उसके अंदर भरा पड़ा रहता है, ठीक है ना, इस तरह से। और इसके आउटर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैं यहाँ पे एक चीज और भी लिख देता हूँ, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड to each other at 0 Kelvin। 0 Kelvin पे ये एक दूसरे से ना कंप्लीटली इस तरह से मैं जो बना रहा हूँ ये एक दूसरे से अटैच होता है,
तो एटम है तो एटम का ये पॉइंट जो दे रहा हूँ मैं वो इसके सेंटर को बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी कभी जब इसमें किसी भी तरह से वेरिएशन होता है, चाहे टेम्परेचर के कारण वेरिएशन हो, चाहे किसी भी तरह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वेरिएशन हो, सॉरी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इधर उधर अपने पोजीशन को चेंज करते हुए कहीं न कहीं इधर उधर आ जाता है आसपास में। तो ये इस तरह से आ जाता है। तो ये अभी जो कंडक्टर का पोजीशन है, अभी हम ऐसा समझेंगे कि इसमें कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल इस इनिशियल पोजीशन है, नो करंट इज फ्लोइंग, कोई करंट इसमें अभी फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिंपल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी ये कंप्लीटली क्या लें, कंप्लीटली अनचार्ज है, कंप्लीटली ये अनचार्ज है। तो जस्ट लाइक इसकी ओरिएंटेशन उसी तरह की होती है जिस तरह से किसी कंटेनर में हम आप कहते हो गैस मॉलिक्यूल हो, किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा ही है कि गैस जो है इसमें रैंडम मोशन करता रहता है। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी जो है रैंडम मोशन होती रहती है, ठीक है। तो ये इस तरह से अब मान लो कि आप इसको, ये जो हम देख रहे हैं, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे इसमें दिखा देता हूँ, एक इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया और एक तरफ मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया इस तरह से और दूसरी तरफ हमने माइनस ले लिया। तो यही तो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप करते हैं, तो प्लस और माइनस ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो, इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो क्योंकि फोर्स प्लस इधर की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है आप देख रहे हो ये सब नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, ये तो हमें अच्छे से पता है, इसके कारण यहाँ पे जो सेट होगा इसके सराउंडिंग्स में, ये चूंकि कंडक्टर है तो हमने कैपेसिटर में जैसे होता है, तो इसके इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और वहीं दूसरी तरफ इस तरफ प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है ना। इस तरह से मान लो कि अगर 10 कूलम का चार्ज इस तरफ नेगेटिव में है और 10 कूलम का चार्ज तब इस तरफ पॉजिटिव में, और अभी भी जैसे यहाँ पे नेट चार्ज कंप्लीटली मैंने बोला कि अनचार्ज है, मतलब कंप्लीटली शुरू में भी ये न्यूट्रल था, तो अभी भी ये क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि सेम अमाउंट का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों का सेपरेशन हुआ है, सिर्फ दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में चला गया है। मतलब ओवरऑल नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अभी क्या था कि आपने क्या देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल थी, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या हो गया, अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रही है, ई इंटरनल। तो ओवरऑल इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, ये जो होता है दिस वन इज इक्वल टू 0। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कारण से अंदर में 0 होती है। तो अंदर में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 हो जाती है। जब तक इसमें आप ये कह रहे हो कि भाई ये जो है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तब तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। और अगर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि आपको पता है कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये देखो
प्लस से माइनस की तरफ इस तरह से परपेंडिकुलरली इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इस तरह से परपेंडिकुलरली सरफेस पे आ रही है, और यहाँ पे चूंकि ये आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इस तरह से जाती हुई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेगी, ऐसी दिखेगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, तो ऐसे तो रिलेशन आपको जहां तक पता है कि E इक्वल टू जो रिलेशन होता है माइनस dV/dr का होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो वो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ऐसे भी अगर देखा जाए तो डेल्टा V अगर बात करें, डेल्टा V इक्वल टू इंटीग्रेशन में E इंटू dr, ऐसे भी लेते हैं। ये dr जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। और अब एक बात समझो, यहाँ पे चूंकि मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो आप समझना कि अभी मैंने ऊपर में जो दिखाया था, ऊपर में क्या दिखाया था मैंने कि भाई इसके अंदर मैंने बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, जीरो है कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब माइनस dV/dr जो है वो जीरो है। dV/dr अगर जीरो है, इसका मतलब किसी भी चीज का कांस्टेंट, अगर किसी भी टर्म्स का कांस्टेंट अगर जीरो आ रहा है किसी भी चीज का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जीरो आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ये चीज डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर होता है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जीरो कर दी, लेकिन आपने क्या दिखाया यहाँ पे कि इसके अंदर का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रह गया। पोटेंशियल के कांस्टेंट रहने से क्या समझ में आता है, तो पोटेंशियल के कांस्टेंट रहने से एक बात यहाँ पे क्लियर समझ में आती है कि अंदर में जो पोटेंशियल, ठीक है ना, जो पोटेंशियल इसके इस वाले सरफेस पे रहा होगा, ये वाला सरफेस जो आप देख रहे हो, जो पोटेंशियल इस वाले सरफेस पे रहा होगा वही पोटेंशियल इस वाले सरफेस पे भी रहा होगा। मतलब आप कह सकते हो कि इस दोनों सरफेस को देखते हुए, कि इस दोनों सरफेस को अगर देख के बात की जाए कि ये दोनों सरफेस को, ये वाला जो मैंने देखा है और ये वाला, तो इसमें कहा जाए चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ये चीज यहाँ पे क्लियर कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसमें चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, और साथ साथ पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब किसी भी कंडक्टर के अंदर कैविटी है ना, इफ there are some cavity in a conductor, some cavity in conductor, तो अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी होती है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को वो फॉलो करेगा, बता सकते हो तो बताओ जरा। यहाँ पे हमने बना दिया कंडक्टर और इसके अंदर हमने ये रेड से कैविटी दे दी। अब ये सॉलिड हो या स्फीयर हो, इस तरह से देखो, सॉलिड हो या स्फीयर हो, तो इस पे आप जब चार्ज दोगे, इस तरह से आपने यहाँ पे मान लो यहाँ पे चार्ज दे दिया, ठीक है, ये प्लस 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 पूरा प्लस ऐसे करके दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। नेट फिर गया, हो गया।
हाँ जी यार, फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं एक बार। वीडियो भी चालू कर रही है। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेन यहाँ पे हमें चार्ज किधर जाता है, चार्ज के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये चाहे सॉलिड हो या कैविटी वाला हो, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि अगर ये सॉलिड हो या कैविटी वाला हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए इसकी चार्ज जो है ना इससे बाहर आ जाएगी। चार्ज जीरो करने के लिए ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए आपने चार्ज दे दिया, आपने चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो पहले से सरफेस पे होनी चाहिए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अंदर में चार्ज क्या होगा, अंदर में कोई चार्ज तो रहेगा नहीं, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाती है। ठीक है, अब ये कैविटी का जो डायग्राम आपने देखा होगा बुक में भी जो बना हुआ रहता है, तो वो इस तरह का, ये वाला जो है सरफेस इस तरह का रहता है बना हुआ, यहाँ पे मतलब कैविटी इसके अंदर का ये वाला पार्ट ओपन रहता है, तो जो भी चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पे, आउटर सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी जीरो, और यहाँ पे इसी में पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल होगा आपका कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी अंदर में भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर का भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के लिए भी और इधर के लिए, दोनों सरफेस के लिए सेम रहेगा, और पोटेंशियल भी कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो अब देखो, अगर हम दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मान लो इसमें दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, और दो पॉइंट को हम किसी भी तरह से हम कोशिश करें कि वायर से कनेक्ट कर दे, ऐसा कनेक्ट कर दे, ऐसा मान लिया हमने। तो आप ये सोचो कि भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि यहाँ का भी पोटेंशियल सेम है, क्योंकि अंदर में हर जगह पे पोटेंशियल, ये सब जगह पोटेंशियल वही है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है और यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज का फ्लो होगा नहीं, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है आपको पता है ना, चार्ज फ्लो तब होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप होगा। यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप तो है नहीं, यहाँ पोटेंशियल दोनों में सेम है, तो चार्ज का फ्लो यहाँ से यहाँ होना नहीं है। तो अगर, क्योंकि यहाँ चार्ज का फ्लो होना नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो अगर वायर आपने कनेक्ट कर दिया तो वायर में कोई हीटिंग इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में ये कॉन्सेप्ट देखो, जो लाइटनिंग के केस में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ ये जानते थे कि भाई लाइटनिंग होती है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो इसलिए हमें अंदर कोई करंट नहीं फील होता। तो करंट फील ना होने के पीछे ये लॉजिक बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि क्यों नहीं होता। कि जैसे आप कार के अंदर बैठे हो या कोई ऐसा एक अंदर में इनर सरफेस आपकी बनी हुई है जो मेटेलिक कैविटी से कवर्ड है, तो वैसे केस में क्या होता है कि आप जैसे कि एक गाड़ी में बैठ जाते हो,
मेटल की कार है ना। तो थंडरिंग के केस में क्या होता है कि ये मान लो यहाँ से ऐसे 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 करके थंडरिंग इसमें आ रही है, तो चार्ज इसके ऊपर रहेगा, चार्ज इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे भी चार्ज हो गया। अगर मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे गाड़ी में खड़े तो नहीं, बैठे हो या खड़े हो, जैसे भी हो, आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ से इसको टच कर दिया और दूसरे हाथ से इसको टच कर दिया। तो आप सोचो कि यहाँ पे का पोटेंशियल जो है, सेम पोटेंशियल यहाँ पर का भी है, तो सेम पोटेंशियल अगर यहाँ पे दोनों का सेम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल सेम होने पे तो चार्ज का फ्लो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से चार्ज इधर से होता हुआ आपकी बॉडी से होता हुआ इधर चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो इससे चार्ज का फ्लो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे अंदर से करंट लगेगा नहीं और आप सेफली रह जाते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसको किसी वायर के थ्रू हम यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ मान लो यहाँ पे इतना बड़ा सा है, तो अर्थ का पोटेंशियल जो होता है ना वो 0 होता है, ठीक है ना। अगर जो भी आपने इस पे चार्ज दिया है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है आपका KQ/R, ठीक है ना, KQ/R। अब इस पे जो पोटेंशियल होता है अर्थ का पोटेंशियल तो 0 होता है, इतना बड़ा सा सब्सटेंस है, इसका पोटेंशियल 0 होता है। और इसकी रेडियस भी जो है, यहाँ पे देखो, अगर आप रेडियस मतलब उस हिसाब से बात करें, अर्थ की रेडियस जो है काफी ज्यादा होती है, जो सब्सटेंस देख रहे हो आप ये इसके रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे जब आपने चार्ज दिया तो इस पे कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही, है ना। और ये हाई पोटेंशियल है, चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में होता है। तो अब लो पोटेंशियल में होता है तो ये समझो कि यहाँ पे चार्ज का पोटेंशियल मतलब चार्ज का फ्लो यहाँ से होना शुरू होगा हाई से लो की तरफ, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बेचारा अर्थ जो है, इसकी पोटेंशियल आपकी क्या है, 0 है। और इतना बड़ा अर्थ है कि एक तरह से ये बहुत बड़ा है, और इसमें पोटेंशियल आप डालते जाओगे, यहाँ से ये चार्ज आता जाएगा, फिर आएगा, लेकिन इसकी पोटेंशियल ऐसी है कि ये 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसके चार्ज को ये धीरे धीरे खत्म करता जाएगा, एक चार्ज, इस तरह से जितना चार्ज है ये इसको लेके अर्थ को देता चला जाएगा, और ये तब तक देता चला जाएगा जब तक कि ये कंप्लीटली इसको डिस्चार्ज ना कर दे, है ना। तो इसलिए अर्थिंग जब भी आप करते हो तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अर्थिंग करने के केस में वैसे जगह पे अर्थिंग करनी है जहाँ पे कि आपका पोटेंशियल वहां पे 0 होता जाए। तो इसलिए ये कनेक्ट करके यहाँ से, अब सेम कंडीशन आप माइनस चार्ज के लिए भी करोगे, क्योंकि माइनस चार्ज ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए भी अगर आप अर्थिंग करोगे तो माइनस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में भी पोटेंशियल वही सेट होगा, नेगेटिव का होगा, और वो भी क्या करेगा, फिर अर्थ को देता रहेगा, ठीक है, और अर्थ को लगातार सप्लाई देता रहेगा, जिसके कारण इसका पोटेंशियल ये फिर से क्या करेगा, अर्थ को देते देते 0 कर देगा। अब ये देखो, अगर मान लो दूसरे तरह का एक सरफेस की बात करते हैं, देखना समझना, दूसरा सरफेस